हेलो एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 16 अक्टूबर और कल 15 अक्टूबर को आपसे कुछ सवाल पूछे गए थे। उसमें से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल था कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो इट इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन दी अक्टूबर 15 फॉर रिकॉग्नाइजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर और आ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और इसी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज दी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। देखिए वो भारत के 11th प्रेसिडेंट भी रहे, भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे और भारत के रिनाउंड एक मिसाइल मैन भी हैं, जिन्होंने की आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी इन्होंने शुरू किया था। काफी उसके पायनियर रहे हैं और डीआरडीओ से भी वो लगभग 40 साल से अधिक समय तक वो डीआरडीओ से संबद्ध रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी है और जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसमें बड़ा योगदान है। उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए वर्ष 2010 से हम ये मना रहे हैं 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे। देखिए इसका नाम तो है विश्व विद्यार्थी दिवस, बट ये पूरे विश्व के अंदर नहीं मनाते, सो इट इज नॉट ऑब्जर्व आउटसाइड इंडिया। इसका नाम भले हमने रखा हो वर्ल्ड स्टूडेंट डे, बट इट इज नॉट ऑब्जर्व आउटसाइड द इंडिया। ये कब से कर रहे हैं सेलिब्रेट? सो द फर्स्ट वर्ल्ड स्टूडेंट डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन इन द ईयर 2010, राइट। सेकंड क्वेश्चन था आपके लिए ब्लूपैक्स। ब्लूपैक्स है, ब्लूपैक्स कह लीजिए इसको। इसका पूरा नाम क्या है? तो लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये कौन लॉन्च कर रहा है? सो इट इज बीइंग लॉन्च बाय दी आवर इंडिया स्पेस एजेंसी इसरो एज वेल एज दी जापान स्पेस एजेंसी जाक्सा। इट विल बी आवर फिफ्थ लूनार मिशन विच विल बी लॉन्च बाय इंडिया। और ये किसने घोषणा की है? सो इट इज डिक्लेयर्ड बाय द नेशनल स्पेस कमीशन विच इज आवर एपेक्स बॉडी ऑन स्पेस मिशन। यानी भारत में जो भी स्पेस अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किए जाते हैं उसकी सबसे शीर्ष संस्था कौन सी है? नेशनल स्पेस कमीशन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग। ठीक है, और इसी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि भारत जापान के साथ मिलकर के ये पता लगाएगा कि लूनार सरफेस पर हमें पानी के ट्रेस मिलते नहीं है। सो इट विल एक्सप्लोर वाटर एज वेल एज दी मोर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन दी सरफेस ऑफ लूनार। क्लियर? हम पता अब ये पढ़ चुके हैं, जाक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी, जिस प्रकार से भारत की इसरो है, यूएसए की नासा है, उसी प्रकार जापान की जाक्सा है। So it will investigate the presence as well as the distribution of water on the surface as well as the beneath the surface of lunar। ठीक है, यानी चंद्रमा की सतह पर और उसके भीतर, मतलब अंडरग्राउंड, क्या पानी के ट्रेसेस हमें मिलते हैं नहीं मिलते हैं, उसका पता लगाने का ये मिशन है। और लगभग 100 दिन तक लूनार सरफेस पर रहने वाला है। देखिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले एक डिटेल जो कि एससीओ से आ रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम इसके बारे में काफी डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि 15 और 16 अक्टूबर यानी कल और आज जो है एससीओ की मीटिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर। और ये 29th मीटिंग है। कौन सी है? 29th, राइट। 29th मीटिंग ऑफ एससीओ है। एससीओ का पूरा नाम क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम क्यों पढ़ रहे हैं? भारत की ओर से गए हैं पार्टिसिपेट करने पाकिस्तान के अंदर। इस बार होस्ट कंट्री कौन है? पाकिस्तान। और इसमें पार्टिसिपेट करने गए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, राइट। अब उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर इसी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी सीमा पार जो आतंकवाद है इसको बढ़ावा देने का काम पाकिस्तान करेगा तो दो देशों के मध्य रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। और एससीओ का ऑब्जेक्टिव क्या था? एससीओ का ऑब्जेक्टिव था टू काउंटर और टू कॉम्बैट टेररिज्म, यानी आतंकवाद को रोकना, उसे खत्म करना ही किसका ऑब्जेक्टिव था? एससीओ का। तो ये शोकेस करता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है टेरर को फंड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उसी का नुकसान भारत की आर्म्ड फोर्सेस को भुगतना पड़ता है। अगर हम एससीओ की हिस्ट्री की बात करें पर्टिकुलरली, जो हमारे लिए काम का पॉइंट है, तो देखिए ये बना था 25 जून 2001 को। ये पहले शंघाई 5 था जिसमें कुल 5 देश थे, और वर्तमान में कुल कितने देश हैं? तो देखिए इसमें है 2001 के अंदर बना था, तब देश थे इसके अंदर 2001 के अंदर बना तो देश थे चाइना, रशिया और उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान,
कजाकिस्तान, राइट। और 2001 के अंदर तो ये देश बना था शंघाई एससीओ, और 2017 में आके भारत बनता है इसका मेंबर। भारत पाकिस्तान कब बनते हैं? वो बनते हैं 2017 के अंदर बनते हैं इंडिया और पाकिस्तान। क्लियर? तो 27 के अंदर आते हैं इंडिया और पाकिस्तान। कौन कौन आते हैं? इंडिया और पाकिस्तान इसके बनते हैं मेंबर कंट्रीज, राइट। फिर 2023 के अंदर बनता है ईरान, और 2024 के अंदर बनता है बेलारूस। यानी इसका देखा जाए तो कुल कितने कंट्री हो गए हैं? लगभग एग्जैक्टली 10 मेंबर्स हैं इसके अंदर। कौन कौन से हैं? 10 मेंबर्स। 2024 में आएगा अपना बेलारूस। क्लियर? तो हमने बात की थी, यहां पर ये किर्गिस्तान आएगा देश, किर्गिस्तान नहीं है, ये है किर्गिस्तान। और 2023 में आएगा ईरान, और 2024 के अंदर बना है बेलारूस। तो देखा जाए ज्योग्राफिकली और पॉपुलेशन वाइज ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रीजनल ब्लॉक है विच कोऑपरेट इन द फील्ड्स ऑफ कॉम्बेटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म एज वेल एज दी पीस एंड टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन एज वेल एज दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारा ऑब्जेक्टिव इसका है एससीओ का। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 2001 के अंदर बना था। इससे पहले शंघाई 5 था इन द ईयर 1996, और 25 जून 2001 को बनता है एससीओ। वर्तमान में कुल कितने कंट्री हैं? इसमें है कुल 10 देश हैं। कितने देश हैं आपसे पूछा जाए तो 10 मेंबर्स हैं इसके अंदर। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इसकी मीटिंग चल रही है पाकिस्तान के अंदर, और ये आज कंक्लूड हो जाएगा। भारत की ओर से कौन गए? तो विदेश मंत्री गए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर एस जयशंकर जी। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हमारी टीम काफी मेहनत करती है लेक्चर बनाने में, तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे लेक्चर को लाइक भी करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर आपके मेंशन जो सुझाव है उन्हें मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें थोड़ा बूस्ट भी मिलेगा, हमारी टीम मोटिवेट होकर अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेगी। जो सारा कंटेंट है पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, और जो ऑल इंडिया रेडियो डीडी न्यूज है, और कुछ प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, वहां से कंटेंट लिया जाता है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में आप पूरी तरह से आश्वस्त रहिएगा। आज का पहला सवाल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वट फो, क्या नाम है इसका? वट फो, which is under restoration and conservation by the Archaeological Survey of India is located in which of the following country? अभी हाल ही में क्या हुआ है, यदि आपको पता हो तो 21st एक समिट हुई थी, 19 समिट हुई थी और 21st समिट हुई थी। अगर आपको हल्का सा भी याद है तो 19th ईस्ट एशिया समिट कहाँ हुई थी? लाओस के अंदर, वियंतियान के अंदर। तो वहीं पर ही इसका नाम आया था न्यूज में। तो ये जो वट फो नाम से एक विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को का, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लाओस के अंदर है। और ऐसा क्यों पड़ रहा है? बिकॉज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो लाओस गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर के इसके वट फो नाम का, इस वट फो नाम का एक प्लेस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको डेवलप करने का, इसको रिस्टोरेशन का काम, रिस्टोर करने का काम कौन कर रहा है? भारत और लाओस। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे लाओस के अंदर, और उन्होंने अपने वहां के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है सोनेक से फेंडोन, इनसे मिले थे। इनकी मुलाकात वियंतियान के अंदर होती, और इन्होंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि आपने आज 21st आसियान इंडिया समिट और 19th ईस्ट एशिया समिट को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। क्लियर? ये तो रही बैकग्राउंड की बात, जो हाल ही में प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं। अब उन्होंने बात की है कि वट फो नाम का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है लाओस के अंदर। सो इंडिया विल कंटिन्यू द रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर दी Laos with the collaboration of Archaeological Survey of India from the Government of India। और लाओस के राष्ट्रपति कौन है? तो पोंगलुओन सिसोलिथ। ये नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, संभावना थोड़ी कम है, बट प्राइम मिनिस्टर जो है वहां के, जिनसे भारत के राष्ट्रपति ने, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात इनसे भी की, बट वहां के पीएम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अच्छा, अभी न्यूज निकल कर आ रही है
नोबेल प्राइज से। सवाल ये है, अल्फा फोल्ड 2 के बारे में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन करेक्ट है। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दी अल्फा फोल्ड 2। इसका संबंध है इस बार के नोबेल प्राइज से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके सामने, इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल। बिल्कुल सही बात है, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक उपकरण है। बिल्कुल सही है, ये पता लगाता है किस चीज के बारे में, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, इट इज क्रिएटेड बाय नोबेल प्राइज विनर डेमिस हैस्बिस एंड जॉन एम जंपर, यानी इसको नोबेल पुरस्कार विजेता डेमिस हैस्बिस और जॉन एम जंपर ने बनाया है, इसको डिजाइन किया। बिल्कुल राइट आंसर है ये भी ऑप्शन, ये हमारा विकल्प भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, इट कैन प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन विद आउटस्टैंडिंग एक्यूरेसी, यानी बिल्कुल बेहतरीन सटीकता, यानी उत्कृष्ट सटीकता के साथ प्रोटीन का प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन की संरचना है, उसका अनुमान लगा सकता है। तो बिल्कुल ये राइट आंसर है। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विच इज 1, 2 एंड 3। देखिए होता क्या है, आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन जो हमारा बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है वो किससे बना था? एमिनो एसिड से, और उनकी अलग अलग पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है। उसी पर अध्ययन करने के लिए इस साल के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर 3 लोग हैं, और उन्होंने सर्च किया है फॉर रिसर्च ऑन प्रोटीन। उन्हें दिया गया है प्रोटीन पर खोज के लिए, उन्हें इस बार अवार्ड मिला है। कौन सा? नोबेल प्राइज फॉर दी केमिस्ट्री। ये 3 व्यक्ति कौन है हमारे लिए? तीनों के नाम इंपोर्टेंट, डेविड बेकर, डेमिस हैस्बिस और जॉन एम जंपर। तो अगर शॉर्ट में याद करें तो बेकर, हैस्बिस और जंपर 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बार केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज को अचीव किया है। अब इन्होंने क्या किया है, बेकर जो है, डेविड बेकर है, इनको दिया गया अवार्ड फॉर दी कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, यानी डिजाइन प्रोटीन का डिजाइन होता है उसे किस प्रकार से कंप्यूट करके बताया जाए उसके बारे में। और जो अमेरिकन व्यक्ति हैं जॉन एम जंपर और ब्रिटन हैस्बिस, इनको सम्मानित किया गया फॉर दी प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। वो जो हमने पढ़ा है ना, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम कि अल्फा फोल्ड 2 क्या काम करता है? इट प्रेडिक्ट्स दी अपकमिंग फ्यूचर प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ दी गिवन सेगमेंट। ठीक है, अब साइंटिस्ट डेविड बेकर है और जॉन जंपर है ना, इनको सम्मानित सिर्फ इसलिए नहीं किया गया है कि बिकॉज इन्होंने कोई रिसर्च की, इन्होंने मतलब कोई नया कुछ खोज की हो, कोई नई खोज की हो, बट इनको क्यों दिया गया है? बिकॉज दे हैव डेवलप्ड अ टूल विच विल मेक इट वास्टली इजियर एज वेल एज दी क्विकर टू डिसाइफर दी स्ट्रक्चर, यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो इससे क्या एडवांटेज होगा? आने वाली जो भी डिजीज होती है हमारी फ्यूचर में, उनकी भी हम संभावना पता लगा सकते हैं। सो इट विल मेक एंटायरली न्यू अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें बोला गया है कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर को इजीली और क्विकली डिसाइफर करना, उसका पता लगाना, एज वेल एज मेक एंटायरली न्यू प्रोटीन्स, नए प्रोटीन को बनाने की शक्ति किसमें है? इस उपकरण के अंदर, एआई बेस्ड उपकरण के अंदर है। तो हैस्बिस और जंपर हैं, उन्होंने इस प्राइज को को शेयर किया है, यानी दोनों को क्रिएटर हैं, शेयर किया इन्होंने। तो दे क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल व्हिच इज नोन एज अल्फा फोल्ड 2 व्हिच कैन प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विद द आउटस्टैंडिंग एक्यूरेसी। बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं, एक ऐसा उपकरण है अगर उसे कुछ प्रकार के अलग अलग प्रोटीन के स्ट्रक्चर दिए जाएं, वो मैच करेगा, और उसके 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 द्वारा क्या होगा कि अलग से एक नया प्रोटीन स्ट्रक्चर को भी वो प्रेडिक्शन लगा सकता है मैच करते हुए। इसकी पूरी थ्योरी के अंदर पार्ट तो हम नहीं जाएंगे, बट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसके लिए जो कंप्लीट डिटेल है वो दी गई हुई है। बेकर ने क्या किया? बेकर ने भी सेम ही फॉर्मूला यूज किया। बेकर यूज द सेम कंप्यूटेशनल टूल टू क्रिएट न्यू प्रोटीन्स, यानी क्या होगा, नए प्रोटीन कब बनाए जा सकते हैं? अगर हमारे पास पहले सेट ऑफ प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो। यदि प्रोटीन का स्ट्रक्चर है तो उनके द्वारा कंप्यूट करके मैच करते हुए हम नया प्रोटीन क्रिएट कर सकते हैं, विच आर नॉट अवेलेबल इन द नेचर बट कैन परफॉर्म द मोस्ट यूजफुल टास्क। क्लियर, ये सारी बात इस काम की है। अल्फा फोल्ड 2 क्या करता है? देखिए, अल्फा फोल्ड 2 predicts the structure of proteins using known sequences of amino acids from the database। देखिए होता क्या है, अलग अलग डेटाबेस होंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के, मान लीजिए किस प्रकार का सीक्वेंस है कोई, राइट, कोई इस तरह का सीक्वेंस है प्रोटीन का, क्या होगा, इनको डेटा सेट दिया जाएगा इसके अंदर अल्फा फोल्ड 2 के अंदर। फिर ये पता लगाएगा कि किन किन प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर, एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलैरिटी है, उनको आइडेंटिफाई करेगा, किन में नहीं है वो आइडेंटिफाई करेगा, और एक नया सीक्वेंस हो एमिनो एसिड्स का उसको पता लगा सकता है। कौन? अल्फा फोल्ड 2। यदि आपसे पूछा जाए अल्फा फोल्ड 2 क्या है, तो ये एआई बेस्ड टूल है which help the scientists to decipher the new protein structure as well as the it will help in the disease control for the future।
अच्छा, नेक्स्ट सवाल आपके लिए, द इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस, इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस, यानी हाल ही में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? चार ऑप्शन है, चंडीगढ़, शिमला, नई दिल्ली, वाराणसी। तो देखिए राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली के अंदर है। और ये किसने किया है? सो इट वाज को ऑर्गेनाइज, यानी इसका आयोजन किया गया है बाय दी आईसीएफए एज वेल एज दी आईआईटी रोपर टीआईएफ अवध। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका आयोजन क्यों किया गया है? सो दैट वी वांट टू एक्सप्लोर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ये बात बोली गई है दैट वी वांट टू एक्सप्लोर द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर इन द एग्री सेक्टर। किस प्रकार से डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम एग्रीकल्चर को बूस्ट कर पाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था इस कॉन्फ्रेंस का। अगला सवाल है, रिसेंटली इंडिया बीट विच टीम टू विन विमेन्स सिंगल बेंडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन कॉम्पिटिशन, बड़ा लंबा सा नाम है ये, तो नाम याद रहेगा। बेंडिंगो एक प्लेस है, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो बेंडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट, बेंडिंग बेंडिंगो का नाम याद रखिएगा, बैडमिंटन, और टूर्नामेंट भारत ने जीता है और हराया है ताइपे को। किसको हराया है? ताइपे को। और भारत की जो पुरुषों के मतलब पुरुषों की टीम है वो ताइपे से हारी, और भारत ने ताइपे, महिलाओं की टीम ने ताइपे को हरा करके ये पुरस्कार जीता है। सो इंडिया, तानिया हेमंत, नाम याद रखेगा, इनका नाम पूछने की संभावना बन जाती है कि इनका संबंध किस खेल से है। राइट, इन्होंने बेंडिंग और चैंपियनशिप होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसमें जीता है ताइपे को हरा करके ये टूर्नामेंट। तो और इनके अलावा इसके अलावा इनके पास कौन कौन से पुरस्कार है? सो शी हैज वॉन इंडिया इंटरनेशनल इन 2022 एज वेल एज द ईरान फज्र इंटरनेशनल इन 2023, ये दो पुरस्कार, ये दो चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती हुई है। अगला सवाल है, इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट इंडिजिनस मल्टीपर्पज वेजल, भारत का बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है भारत ने, मल्टीपर्पज वेसल है, आपको बताना है इसका नाम क्या है। पहला है संधायक, दूसरा समर्थक, तीसरा अरिगाट और चौथा है अग्निअस्त्र। राइट, तो देखिए चारों के बारे में बात करें, हम सिर्फ इसको नहीं जानते हैं, बाकी हम, और एक जो इसका राइट आंसर उसको नहीं जानते, बाकी दो के बारे में सुना हुआ है। हमने संधायक के बारे में सुना है, ये हमारा क्या है? रिसर्च वेसल है, जो कि विच विल बी यूज फॉर दी हाइड्रो रिसर्च एज वेल एज दी ओशियन रूट्स। जो हाइड्रोग्राफिक रिसर्च है हमारी, जो पानी के अंदर जो सतह मिलती है हमें और वहां से कैसे रास्ता हो सकता है, फिजिबल वे हो सकता है, उसका काम किसका है? आईएनएस संधायक का है। ये हम दो या तीन क्लास पहले हम पढ़ चुके हैं इसको, इसका राइट आंसर नहीं होगा। राइट, सेकंड ऑप्शन है समर्थक, ये इसका राइट आंसर होगा समर्थक। तीसरा ऑप्शन है अरिगाट, हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था आईएनएस अरिहंत जो है हमारी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, दूसरी कौन सी है? अरिगाट। तो आईएनएस अरिहंत का नाम भी याद रखेगा आप, इंडियन नेवल शिप अरिहंत, और दूसरा है अरिगाट जो हाल ही में कमीशन हुआ है। राइट, हमने पढ़ा था आईएनएस संधायक के बारे में, ये किसने बनाया है? तो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एस्टेब्लिशमेंट व्हिच इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ कोलकाता। क्लियर, आईएनएस संधायक किसने बनाया है? तो ये बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट लिमिटेड कोलकाता। ये भारत का पीएसयू है, डिफेंस पीएसयू, और जीआरएससी के द्वारा बनाया गया है आईएनएस संधायक को। और आगे भी इसके कुल 4 बनने वाले हैं, तो पहला संधायक है, आगे 3 वर्जन और हम देखने वाले हैं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? वो होगा हमारे आईएनएस समर्थक। समर्थक का मतलब क्या है? सपोर्टिव, यानी किसी की हेल्प करे, और वो कैसे हेल्प करेगा हम आगे देखने वाले हैं। और फोर्थ है अग्निअस्त्र, अग्निअस्त्र हम पढ़ने वाले हैं आज इसके बारे में। तो राइट आंसर इसका आप मार्क कर लीजिएगा, वो है ऑप्शन बी विच इज आईएनएस समर्थक। राइट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन नेवी ने अपना पहला एक माइलस्टोन अचीव किया है विद द लॉन्च ऑफ फर्स्ट वेसल अंडर दी, फर्स्ट वेसल लॉन्च किया है अंडर द टू मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट which has been constructed by the L&T shipyard at तमिलनाडु। L&T shipyard ने बनाया है इसको तमिलनाडु, किस प्लेस पर? कट्टुपल्ली प्लेस पर। कट्टुपल्ली प्लेस है तमिलनाडु के अंदर, वहां पर L&T शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया पहला वेसल, आगे आने वाला एक वेसल वो बनेगा। ठीक है, इसका समर्थक का मतलब है सपोर्टर, विच रिफ्लेक्ट्स द वर्सटाइल रोल एज एनविजन फॉर द इंडियन नेवी एज वेल एज दिस सपोर्टिंग वेसल। अब इसका काम क्या होगा देखिए, ये अच्छा, ये लॉन्च कैसे हुआ है? तो भारत की ओर से क्या एक संस्था है जिसका नाम है नेवी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन, NWWA,
इसकी प्रेसिडेंट है शशि त्रिपाठी जी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एल&टी शिपयार्ड के द्वारा वर्ष 2022 में एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत डिसाइड हुआ था कि एल&टी एज वेल एज द डिफेंस मिनिस्ट्री विल डेवलप 2 INS वेसल्स, मल्टीपर्पज वेसल यानी MPV। अब मल्टीपर्पज क्यों बोला गया है? क्योंकि विभिन्न काम है। कौन कौन से काम है? तो कुछ काम देख लिया। पहला है टो करना, यानी शिप को खींचना, कोई मान लीजिए शिप अटक जाए या किसी टेक्निकल रीजन से उसको टो करना, बाहर लेकर आना या उसको मेंटेनेंस के लिए ले जाना। दूसरा है लॉन्चिंग एंड रिकवरिंग टारगेट्स, टारगेट लॉन्च करना, उसके लिए उसे रिट्रीव करना, उसके लिए। तीसरा ऑपरेटिंग अनमैन्ड ऑटोनोमस व्हीकल, जो हमारे ड्रोन्स होते हैं उनको ऑपरेट करना यहाँ से इस जगह से पॉसिबल होगा। फोर्थ है टेस्टिंग इंडिजिनस वेपन्स एज वेल एज सेंसर अंडर डेवलपमेंट, जो भी अंडर डेवलपमेंट हमारे सेंसर हैं उनको क्या करना, टेस्ट फायर करना इस जगह से। ये काम किसका होगा? इस शिप का, जो मेरी मल्टीपर्पज शिप नहीं वेसल है। और ये क्या शोकेस करता है? सो इट शोकेसेस इंडियाज कमिटमेंट फॉर द आत्मनिर्भर भारत इन द डिफेंस सेक्टर एज वेल एज द कैपेसिटी टू बिल्ड दीज काइंड ऑफ इंडिजिनस शिप। हम चाहते हैं कि भारत को बनाएं सेल्फ रिलायंट इन द डिफेंस सेक्टर। और हम इसके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं कि 2023-24 के अंदर भारत ने 21,083 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, और हमने कुल कितना प्रोडक्शन किया है? तो ध्यान रखिएगा, लगभग 1,27,000 करोड़ का ये हमारा डिफेंस प्रोडक्शन था, और 21,083 करोड़ रुपए हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट टोटल वैल्यू रही है। ये आपसे पूछने की संभावना रहेगी, तो आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और भारत की इस समय नेवी नौसेना प्रमुख कौन है? तो वो है हमारे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश के त्रिपाठी जी। कौन है? दिनेश के त्रिपाठी जी हैं। आर्मी जनरल कौन है हमारे? भूपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये आप बताइए, कई बार हम पढ़ चुके हैं। एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? वायुसेना प्रमुख कौन है? इनके बारे में काफी बार पढ़ चुके हैं। इन नामों को आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है, एट द एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस इज बीइंग हेल्ड एट, यानी 4 दिन का इवेंट है ये, जो कि भारत में हो रहा है। आपको बताना है किस जगह पर इसका आयोजन हुआ है। कल इसको लॉन्च किया गया और बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, अलोंग विद अनदर इवेंट व्हिच वाज कंसर्न्ड विद द ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका एक सम्मेलन हुआ है। उसी के साथ 8वां संस्करण आयोजित हुआ है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का। आपको बताना किस प्लेस पर हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है वो नई दिल्ली है। नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम के अंदर इसका इनॉग्रेशन हुआ है। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU। ITU क्या है? देखिए, विश्व के अंदर जिस प्रकार से भारत में ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत में टेलीकम्युनिकेशन टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करना, उसके लिए पॉलिसी बनाना, और जो भी पॉलिसीज को रूल्स को वायलेट करता है कंपनी, उस पर पेनल्टी लगाना। ये काम किसका? ट्राई का। वैसे ही क्या है, अगर हमें कुछ फिक्स स्टैंडर्ड चाहिए विश्व के अंदर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, उसे बूस्ट करने के लिए और लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन करने के लिए, तो एक संस्था है ITU। ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट एजेंसी। क्यों? यूएन का बना था 1945 में, और इसकी स्थापना होती 1865 के अंदर पेरिस में। पेरिस में नहीं है ये शायद जिनेवा के अंदर है, आई गेस, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कहां पर बनी है? इसकी स्थापना होती है इन द ईयर 1865। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी अंडर द यूएन। क्लियर? और इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ग्लोबली जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, इसे किस प्रकार से स्मूथली हम गवर्न कर पाए, उसके लिए रूल्स पॉलिसीज फ्रेम करना। किसका काम है? ITU का। अब क्या होता है, अभी ITU क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ITU का एक समिट हुआ है जिसका नाम है ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, जिसका नाम है ITU WTSA। इसी के साथ क्या हुआ है, एक हमारा 8th इंडिया मोबाइल कांग्रेस समिट, इसकी शुरुआत हुई है भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। थीम के इस बार का थीम है द फ्यूचर इज नाउ, यानी भविष्य हमारा अब है। यही हमारा भविष्य है, मतलब हमारा भविष्य अब है। मतलब इसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी को इस तरह यूज करना। हम इतने एक्सेल कर चुके हैं, भारत ने इजीली 5G रोल आउट किया, और प्रधानमंत्री जी ने कमिट भी किया कि इजीली हम 6G को भी रोल आउट करने वाले इन दी अपकमिंग फ्यूचर। इसका थीम है द फ्यूचर इज नाउ, याद रखिएगा थीम को। अब जो संस्था पढ़ी ना हमने, WTSA, इसका नाम है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। देखिए, सिंपल सा पता पड़ रहा है। इसमें बताया गया है टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, कौन करेगा? ITU। और संस्था कौन सी उसकी? WTSA। इसी का समिट हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसका समिट होता है
हर 4 वर्ष में, each 4 years, every 4 years it organize its summit, or it is the first time that this kind of summit is being hosted in India as well as the Indo-Pacific region, यानी सॉरी एशिया पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र में और भारत में होने वाला इस प्रकार का ये पहला संस्करण है, पहला एडिशन है। अब इसमें क्या होगा, इसमें गवर्नमेंट के डेलीगेशन आएंगे, अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, पॉलिसी मेकर्स आएंगे और आईसीटी सेक्टर से बिलोंग करने वाले अलग अलग उद्यमी आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, ये डील करेंगे, आएंगे और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इस प्रकार के इश्यूज को डिस्कस करना जो ग्लोबली कहीं ना कहीं हमें इस सेक्टर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अब कुछ प्रधानमंत्री जी द्वारा स्टेटमेंट आए हैं, वो हमारे लिए स्टेटमेंट काम के हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो उन्होंने ये दिया है कि 21st सेंचुरी के अंदर भारत ने किस प्रकार से टेलीकॉम और मोबाइल जर्नी को शुरू किया और जहां तक हम पहुंचे हैं वो एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, यानी इट इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट फॉर द स्टडी फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी, यानी वैश्विक समुदाय को पढ़ना चाहिए कि भारत किस प्रकार से 21st सेंचुरी के अंदर इतना रिवोल्यूशनाइज कर रहा है अपने टेलीकॉम सेक्टर को। अब कुछ बातें जो कि आपके लिए काम की है। अब इसमें फैक्ट निकल कर आया है कि भारत के अंदर 120 करोड़ व्यक्ति मोबाइल फोन का यूज करते हैं। कितने? 120 करोड़। और 95 करोड़ लोग ऐसे हैं, 95 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेट का यूज करते हैं। तीसरा, आप सभी जानते हैं यूपीआई हम काफी यूज करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि लॉन्च किया गया था इन 2016 बाय दी एनपीसीआई, राइट। फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई आप यूज करते होंगे। तो अगर देखा जाए तो विश्व में जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उसका 40% कहाँ होता है? भारत के अंदर होता है। तो कहीं ना कहीं शोकेस करता है कि हमारी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है एज वेल एज द डिजिटल इंक्लूजन है और अडॉप्शन रेट ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन इज वेरी हाई, मोर वेरी हाई एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज, यानी विश्व में होने वाले कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 40% अधिक कहाँ होता है? भारत के अंदर होता है। ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है ये कि हमने किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को अपना लिया है, राइट। फोर्थ है, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट 5G मार्केट। पहला कौन सा? तो ऑब्वियस सी बात है चाइना होगा। तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट है और गवर्नमेंट मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला भी है कि जल्दी ही हम 6G को इजीली और एक एक्सपेंशन लेवल पर हम रोल आउट करने वाले हैं। अब उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि पिछले 10 वर्षों में भारत में ऑप्टिकल फाइबर को जो बिछाया गया है, इसका जाल है, वो कितना है कि जितनी दूरी चंद्रमा पृथ्वी के बीच में है उससे 8 गुना अधिक हमने ऑप्टिकल फाइबर को बिछा लिया है टू प्रोवाइड द इंटरनेट फैसिलिटीज थ्रू आउट द कंट्री इंक्लूडिंग द लक्षद्वीप एज वेल एज द अंडमान एंड निकोबार अलॉन्ग विद द हिमालयन रीजन। यानी हिमालय क्षेत्रों के साथ साथ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जैसे दूर दराज क्षेत्रों के अंदर भी हमने ऑप्टिकल फाइबर बिछाई है। और इसकी कुल कितनी लंबाई है? 10 वर्ष में बिछाई गई लंबाई की, 10 वर्ष में जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है उसकी लंबाई है चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य दूरी है उसकी भी 8 गुना। अब सोचो आपकी कितना एक मास लेवल पर कंट्री में काम चल रहा है। तो शोकेस करता है कि गवर्नमेंट भी कमिटेड है और हमारे नागरिक भी जो इसको यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, वो भी अच्छी बात है। अब एक न्यूज आती है कि भारत में जो इंटरनेट डेटा को यूज करने की कॉस्ट है वो कितनी है? वो है 12 सेंट्स, यानी 12 सेंट के आसपास है और विश्व में सबसे कम है। और कई देश ऐसे हैं जहां पर, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर इससे 10 से 12 गुना, 10 से 20 गुना भी इंटरनेट कंजम्पशन की रेट है, इंटरनेट डेटा की रेट है। एक स्टेटमेंट और निकल कर आता है, ऑन एन एवरेज हर भारतीय उपभोक्ता, एवरी इंडियन कंज्यूमर यूजेस अबाउट 30 GB ऑफ इंटरनेट इन ए मंथ। यानी आप और हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं हर दिन में 1 GB यूज करते हैं और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो क्या है कि पूरे महीने में 30 GB इंटरनेट का हम यूज कर लेते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी का कहना है। अगला सवाल आपके लिए इकोनॉमिक्स से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, असत्य है? आपसे पूछा गया इनकरेक्ट। 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, द अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्वेरिग्स रिक्स बैंक इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। बिल्कुल सही बात है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ही स्वेरिग्स रिक्स बैंक के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है इन द ईयर 1968। कब की है? तो ये हुई है 1968 के अंदर। और पहला अवार्ड कब दिया गया? वो दिया गया था अगले वर्ष 1969 के अंदर, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा है, दीज अवार्ड्स आर गिवन सिंस द ईयर 1969 अलोंग विद द अदर नोबेल प्राइज। बिल्कुल सही बात, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, टिल नाउ नो वुमेन हैज बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर
इकोनॉमिक्स, यानी अब तक किसी भी महिला को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल का पुरस्कार नहीं मिला, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 2023 के अंदर भी एक महिला थी, उन्हें पुरस्कार मिला है, तो ये स्टेटमेंट ऑल टुगेदर इनकरेक्ट होगा हमारा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी है, क्योंकि अब तक तीन महिलाओं को ये नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। फोर्थ है, द 2024 अवार्ड्स वर गिवन फॉर द रिसर्च ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशन ऑन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यानी आर्थिक समृद्धि पर सामाजिक संस्थाओं का किस प्रकार से प्रभाव होता है, उसके शोध के लिए, उसमें रिसर्च के लिए इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया गया इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। बिल्कुल राइट आंसर है ये। ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी की, मतलब आज तक किसी महिला को पुरस्कार नहीं दिया गया इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इट इज टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज 3 women have been awarded with the Nobel Prize for the economics। अगर हम पुरस्कार की बात करें, so it was established in the year 1968 by the Sverige Riksbank in memory of Alfred Nobel। अल्फ्रेड नोबेल वही हैं जिनका देहांत कब हुआ था? 1896 में। और 1895 में इन्होंने अपनी विल लिखी थी, जिसमें कहा था कि प्रति वर्ष, मतलब इनके पास जो पैसा था, इन्होंने एक फंड में उसमें इन्वेस्ट किया और कहा कि अगर जो भी फंड इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो उससे इनकम होगी यानी रिटर्न मिलेगा, उससे अलग अलग फील्ड के अंदर, कुल 5 फील्ड थे उसके अंदर, जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजिक्स, पीस और लिटरेचर, 5 सेक्टर अलग अलग हैं, उन 5 क्षेत्रों के अंदर पुरस्कार दिए जाएं। और शुरुआत कब होती है? इन द ईयर 1901। राइट, इतनी बात आपके लिए काम की है। तो इनिशियली इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल नोबेल प्राइजेस, बिल्कुल सही बात है। ये शुरुआत कब होती है? 1901 के अंदर। ये कब दिया जाने लगा? 1968 में इसकी स्थापना होती है। पहला कब मिला? 1969 के अंदर। तो ये हमारा स्टेटमेंट, ये कथन आप याद कर दीजिएगा। और शुरुआत कब होती है? 1901 के अंदर इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एज वेल एज द लिटरेचर। ध्यान रखिएगा, ये जो पुरस्कार है ना, नोबेल पीस प्राइज या कोई पुरस्कार हो, एक खास बात इसकी ये है कि नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल प्राइज नॉट गिवन कॉस्ट, यानी मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं मिलता है। अब इसमें एक दूसरा केस और है कि मान लीजिए किसी ए नाम के व्यक्ति का नॉमिनेशन हुआ फॉर दी नोबेल प्राइज, और उसकी जो अवार्ड सेरेमनी है, इन बिटवीन उनकी डेथ होती तो अवार्ड मिलेगा, बट ऐसा व्यक्ति कोई नहीं आज तक जिसे कि जिसकी डेथ हो गई हो और डेथ के बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हो। अभी तक ऐसा प्रावधान इसके अंदर नहीं है। और दूसरा है पीस प्राइज। पीस प्राइज है ना, कभी एक व्यक्ति को नहीं मिला है, हमेशा 2 व्यक्तियों को साथ के अंदर मिला है ये। ठीक है, तो मेन बात आपके लिए यही है कि नोबेल प्राइज जो है कभी भी पोस्टह्यूमसली डिलीवर नहीं किए जाते हैं, ये हमेशा मिलते हैं किसी जीवित व्यक्ति को। अगर किसी व्यक्ति का नॉमिनेशन हुआ है और उसके बाद उनका देहांत होता है बिफोर द अवार्ड सेरेमनी, तो उनको अवार्ड कन्फर किया जाएगा। भारत की ओर से बात करें तो 2 व्यक्ति हैं जिनको की इकोनॉमिक क्षेत्र के अंदर अवार्ड मिला है। पहले अमर्त्य सेन है फॉर द वेलफेयर इकोनॉमिक्स, और इन्हें मिला है 1998 के अंदर। कब मिला है? अमर्त्य सेन को मिला है फॉर द वेलफेयर इकोनॉमिक्स। कब मिला है? 1998 के अंदर। उसके बाद आता है अभिजीत बैनर्जी, इन्हें मिला 2019 के अंदर फॉर डेवलपिंग एन इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, यानी वैश्विक भुखमरी को, वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए किस प्रकार से नवाचार युक्त हम प्रयोग कर सकें, इसके लिए अवार्ड मिला है इसको अभिजीत बनर्जी को इन द ईयर 2019। ये हमारे इंडो अमेरिकन यानी भारतीय अमेरिकी मूल के व्यक्ति हैं। अगर अब तीसरा स्टेटमेंट जो पढ़ा था हमने, किसी आज तक किसी महिला को इकोनॉमिक्स के फील्ड में पुरस्कार नहीं मिला है, तो ये बिल्कुल ऑल टुगेदर रॉन्ग स्टेटमेंट है। लास्ट में क्या हुआ है? क्लाउडिया गोल्डन को अवार्ड मिला है, जो प्रोफेसर रही है एट दी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स टू कंट्रीब्यूट फॉर द अंडरस्टैंडिंग विमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। अब देखिए जो सारी बात है ना, क्या है इसमें बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि किसी देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही तो महिलाओं का लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका कहना था जिस प्रकार से प्री इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, उससे पहले महिलाएं क्या थी, जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है, घरेलू उद्योग है, कृषि है, उसमें काफी इन्वॉल्व थी। बट जब से ही इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से अलग अलग उद्योग स्थापित हुए
और उनमें अलग अलग पैरामीटर सेट किए गए, अलग अलग रूल्स आए, तब से महिलाओं की भागीदारी कम हुई है। और इनका ऐसा मानना है कि शादी के बाद आफ्टर मैरिज जो है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं को वर्क करने के अंदर इन एनी फील्ड थोड़ी दिक्कत आती है। साथ ही साथ महिलाओं के साथ जो है एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है इन टर्म्स ऑफ वेजेस, यानी महिलाओं को जो वेतन भत्ते मिलते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं में एक अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, वाइल कंपेयरिंग विद द मेल काउंटर पार्ट्स, यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कहीं ना कहीं वेतन में कमी देखने को मिलती है। ये सारी बात आई थी और इनको मिला था 2023 के लिए अवार्ड फॉर द इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज अवार्डेड द पेरिक्स रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल फॉर द स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। मतलब किस प्रकार से संस्थान बनते हैं। संस्थान का मतलब क्या है, ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो गवर्न करते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी को, वहां की जनता को। जो हमारे तीन व्यक्ति जिनको अवार्ड मिला है, तो पहले हैं डेरॉन एसमोग्लू, दूसरे हैं साइमन जॉनसन और तीसरे हैं जेम्स ए रॉबिन्सन। इन तीनों का नाम याद रखेगा आप। इनकी स्टडी किसकी है, इनकी स्टडी हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, यानी किस प्रकार समृद्धता को संस्थान जो है बनते हैं और उनको अफेक्ट करते हैं, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस फॉर कंट्रीज प्रोस्पेरिटी। इसका मतलब ये है कि जो भारत में संस्थान होते हैं, मान लीजिए जैसे कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, नीति आयोग है, इस प्रकार के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। क्या करते हैं, अगर ये इफेक्टिवली काम करते हैं तो उस देश में प्रॉस्पेरिटी यानी उस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, ग्रोथ भी होता है, जिसे बोल सकते हैं इंक्लूसिव एज वेल एज दी होलिस्टिक डेवलपमेंट। वही हम बात करें, कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर ये संस्थान काम नहीं करते, रूल ऑफ लॉ मेंटेन नहीं होता, लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाती, ये संस्थान इफेक्टिवली काम नहीं करते हैं, तो उस देश का आर्थिक विकास थोड़ा कम होता है, कंपेरेटिवली थोड़ा नहीं बहुत कम होता है, ऐसा माना गया है इन तीनों अर्थशास्त्रियों के द्वारा। सो द नोबेल लॉरेट्स हैज डिफाइंड द इंस्टीट्यूशन एज द ब्रॉड सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी ऑफ अ कंट्री और अ कंट्री। यानी इन्होंने बोला संस्थान का मतलब क्या है, ऐसे नियम और कायदे कानून जो कि किसी देश को या उस देश के नागरिकों को गवर्न करते हो, ठीक है, उनको उनके आचरण को, उनके बिहेवियर को रेगुलेट करते हो, ये बोला गया है इन नोबेल लॉरेट्स के द्वारा। और इनका मानना था ऐसे समाज जहां पर रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन जैसी संकल्पनाएं कमजोर हो, या संस्थान और इंस्टीट्यूशन हो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव है हमारी, और कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर इनके पास इतनी पावर नहीं है तो क्या होगा, उस देश के अंदर समाज जो काफी पिछड़ा हुआ मिलेगा। अब इन्होंने दो संस्थान बनाए, पहला बताया है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, दूसरा बताया एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन, और इन्होंने एक थ्योरी दी भारत की। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग का इन्होंने एग्जांपल दिया है। तो पहला बताया है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी समावेशी संस्थागत ढांचा। इसका मतलब क्या है, समावेशी मतलब क्या है, समाज के हर वर्ग को ये इंक्लूड करेंगे फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसमें बताया गया है द कंट्री वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी, जिस देश में लोकतंत्र हो, रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो, यानी कानून व्यवस्था बरकरार रहे, बनी रहे, सुदृढ़ हो, और प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, यानी उनके जो संपत्ति के अधिकार है अगर उनकी सुरक्षा है तो वो देश फलेगा फूलेगा। मान लीजिए आप हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छी खासी और आपकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा ही ना कर पाए सरकार, ना आप कर पाओ, ना पुलिस कर पाए, तो क्या वो देश में रहना चाहोगे, नहीं रहना चाहोगे। सेम बात बोली गई है कि इस एक होते हैं इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जहां पर सभी नियम क्या चलते हैं संस्थाओं के द्वारा। संस्थाएं क्या होती है हमारी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये सभी हैं। दूसरा इन्होंने संस्थान बताए हैं एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऐसे देश जहां पर लोकतंत्र नहीं हो, रूल ऑफ लॉ नहीं हो, विधि का शासन नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना रहे, और साथ साथ वहां पर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी सिक्योर ना रहे, वहां पर क्या हो, ऑटोक्रेसी यानी तानाशाही हो, डिक्टेटरशिप हो, जिस प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहा है, ऑटोक्रेसी वहां पर डिक्टेटरशिप कर रहा है। तो वहां क्या, अगर आप तुलना करो अफगानिस्तान भारत की, तो कितना अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। भारत पाकिस्तान में बहुत अंतर है, क्यों है, क्योंकि भारत के इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत है। ऐसा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है भारत के लिए। इन्होंने कहा है, तीनों इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि भारत के अंदर का जब ब्रिटिशर्स आए और कुछ अलग अलग देशों के अंदर भी गए, जैसे अफ्रीकी देश थे, आज तक उनका विकास क्यों नहीं हुआ, बिकॉज द एजेंडा ऑफ द ब्रिटिशर्स टू कॉलोनाइज द अफ्रीकन कंट्रीज वर सोलली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ द कॉलोनाइजर्स। यानी देखिए क्या होता है कि जो भी कॉलोनी बना रहे हैं, यानी कॉलोनाइजर्स,
यानी उपनिवेश बनाने वाले जो राष्ट्र हैं, जो मजबूत राष्ट्र थे, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन है, वो एक आता है भारत के अंदर, एक आता है अफ्रीका के अंदर। अगर भारत में आए तो भारत में क्या लगा, यहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, और भारत के लोगों से ब्रिटेन के नागरिकों को नुकसान नहीं होगा। जो भी कॉलोनी बनाने वाले, चाहे मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको भारत से नुकसान नहीं था, तो क्या करेंगे, भारत में अच्छे संस्थान बनाएंगे, और वहाँ के जो अलग अलग वैल्यूज हैं, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज है, भारत में स्टेब्लिश करेंगे, जहाँ जिससे कि उनको इकोनॉमिक एडवांटेज हो लॉन्ग टर्म के लिए। वही हम बात करें कुछ ऐसे कंट्रीज जहां पर क्या हो, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, ठीक है, थोड़ी एग्रेसिव पॉपुलेशन हो, और वहां का जो इकोसिस्टम हो, जो डेमोग्राफी डिविडेंड हो, वो उनसे किसको डर लगे, उन कॉलोनाइजर्स को, तो क्या होगा, वहां पर ऐसी पॉलिसी डेवलप की जाएगी जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर, बिल्कुल शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर क्या करे, वहां के इकोनॉमिक रिसोर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी उनका दोहन कर ले जल्दी से, और वहां से चल जाए वो लोग। ऐसे ही मान लीजिए आप इसके अंदर इंक्लूसिव और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर एक बुक का नाम यहां से पढ़ लीजिएगा। एक तो एस मोगलू और रॉबिन्सन की बुक है जिसका नाम है व्हाई नेशंस फेल, यानी राष्ट्र विफल क्यों होते हैं, तो बताया द ओरिजिन्स ऑफ पावर प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी। बुक का नाम है व्हाई नेशन फेल्स, द ओरिजिन ऑफ पावर प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी, ये बुक का नाम है। आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर होगा, जो भी इन्होंने पूरी समझाया इकोनॉमी के अंदर, कि जो नोबेल प्राइज मिला इस साल का इकोनॉमी के लिए, वही था कि हाउ द इंस्टीट्यूशन अफेक्ट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री, ये सारी बात है। रिसेंटली इंडिया साइंड द ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट विद विच कंट्री, हाल ही भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें चार देश दें, रूस, कोलंबिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए जो इसमें है ना, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ऑलरेडी हो चुके हैं। राइट आंसर इसका कोलंबिया है, कोलंबिया के साथ हमने आज तक अभी रिसेंटली किया है। अब इसमें क्या होगा, द एग्रीमेंट विल इनेबल फिल्म मेकर्स, जो फिल्म उद्योग की, फिल्म जगत के अलग अलग प्रोड्यूसर्स हैं, उन दोनों क्या करेगा, आपस में लाएंगे, जिससे क्या होगा, वो कोलैबोरेट करते हुए, यानी सहयोग करते हुए अलग अलग इनोवेटिव, क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वर्क को प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये सारा ऑब्जेक्टिव ले देखकर सारी बात यही है, ठीक है। जिसमें इससे क्या होगा, जो दो देश हैं वहां पे क्या होगा, आर्ट एंड कल्चर का एक्सचेंज होगा। मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है जो कोलंबिया का भारत में आता है, तो भारतीय कल्चर को सीखेगा, आर्ट को सीखेगा, और उसको शोकेस करेगा कोलंबिया के अंदर, राइट। या मान लीजिए यहाँ के प्रोड्यूसर और कोलंबिया के प्रोड्यूसर मिलकर मूवी बनाएंगे, तो कुछ पार्ट कोलंबिया का, कुछ भारत का होगा। इससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ेगा, हमारा कल्चर को भी हम शोकेस कर पाएंगे, और इससे भारत की गुडविल बढ़ेगी इन कोलंबिया, और कोलंबिया इन इंडिया एज वेल। अब कुछ देश का नाम देख लीजिए आप, कि 2005 में शुरुआत होती है, इटली, यूके की, 2000, इटली और यूके हैं, इनके साथ पहले हमने साइन कर लिया, जर्मनी के साथ कर लिया, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया, तो राइट आंसर क्या था, कोलंबिया था, जिसके साथ भैया रिसेंटली किया है। अब कुछ न्यूज काम की निकल कर आती है। हमने पढ़ा था एक सवाल जिसमें था कि भारत की ओर से पहला मल्टीपर्पज वेसल कौन सा है, तो संधायक था, एक अग्नि अस्त्र था, एक अरिकाट था, और एक था समर्थक। तो राइट, एक उसी में था अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र क्या है, देखिए, ये आर्मी चीफ हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारी सेकंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी सिक्किम की राजधानी गंगटोक के अंदर। हमने पढ़ा भी था कि भारत की जो पहला, इस 2024 का पहला आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, नई दिल्ली के अंदर मार्च में। दूसरा कहाँ हो रहा है, सिक्किम के अंदर। लेकिन दूसरे आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस का पहला फेज हुआ सिक्किम के अंदर गंगटोक में, दूसरा फेज वापिस नई दिल्ली के अंदर होगा। इस फेज में क्या होता है, अग्नि अस्त्र नाम से एक इक्विपमेंट लॉन्च होता है। कौन करते हैं, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अब बनाया किसने, सो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द मेजर राज प्रसाद आरएस। he belongs to the Indian Army Corps of Engineers, इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर से बिलोंग करते हैं। और इसका एडवांटेज क्या होगा, जो कन्वेंशनल, जो परंपरागत हमारा वॉरफेयर है, और जो टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज ऑपरेशंस है, उसके अंदर ये हमारे आर्मी पर्सनल को हेल्प करेगा। एक प्रकार का क्या है ये, मल्टीपल टारगेट्स को लॉन्च करने का, मल्टीपल टारगेट को हिट करने का, फायर करने का एक इक्विपमेंट है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड यूनिट है, राइट। इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज है 2.5 किलोमीटर। पहले हमारे पास अलग अलग इक्विपमेंट्स थे, बट उनकी रेंज इतनी लगभग 200-400 मीटर के आसपास थी, बट अभी इन्होंने इतना अच्छा बनाया है, इसकी रेंज है 2.5 किलोमीटर के आसपास। इट विल ऑपरेट इन बोथ वायर्ड एज वेल एज दी वायरलेस मोड, और इट कैन लॉन्च एंड एज वेल एज इट कैन लॉन्च सेलेक्टिव एंड साइमल्टेनियस टारगेट एट दी और मल्टीपल टारगेट्स। ये सारी बात है इसकी। नेक्स्ट है उमर अब्दुल्ला। देखिए न्यूज क्यों पढ़ रहे हैं, रिसेंटली आपको पता है कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए हैं, और उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो जीत कर आई है। आउट ऑफ 90 में से 42 सीट्स जीती। कितनी जीते हैं, 42 आउट ऑफ 90 सीट्स। 6 जीती इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, और एक जीती है आम आदमी पार्टी ने।
तो सभी ने मिलकर जो है इंडी अलायंस है उसको सरकार बनाने का राज्यपाल वहाँ के एलजी हैं मनोज सिन्हा जी, इन्होंने आमंत्रित किया था विधायक दल के नेता हैं उमर अब्दुल्ला जी को कि आप आइए सरकार बनाइए। तो अभी हाल ही में इन्होंने आज शपथ ली है एज दी न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी उमर अब्दुल्ला, राइट। और जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी। कौन है? मनोज सिन्हा। तीसरी हम बात करें कि इवेंट कहाँ हुआ है। सो इट वाज हेल्ड एट शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इन श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर शहर में एक शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। और डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बने सुरेंद्र चौधरी। कौन बने हैं? सुरेंद्र चौधरी बने एज द न्यू डिप्टी सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। ये हम सारी बात पढ़ चुके हैं। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं और कुछ ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने की वहां पर सीटें जीती, जैसे कि सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, आम आदमी पार्टी। आप देखिए आम आदमी पार्टी के द्वारा भी वहां पर एक सीट जीत ली गई है। और एक न्यूज निकल कर आ रही है हरियाणा से, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्हें दोबारा विधायक दल का नेता चुना गया है और अगले सीएम कौन होंगे? नायब सिंह सैनी। तो हरियाणा के आपको ये न्यूज कल मिल जाएगी। हरियाणा के न्यू सीएम मिस्टर नायब सिंह, राइट। अच्छा, अगली न्यूज है इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट इज सेट टू एक्सीड $100 बिलियन बाय 2030। एक न्यूज निकल कर आती है कि आप सभी जानते हैं कि लगभग हमने 1.3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है फॉर दी सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री लाइक गुजरात, आसाम एज वेल। अब उससे न्यूज निकल कर आ रही है कि वर्तमान के अंदर भारत का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है इसकी कुल वैल्यू है $45 बिलियन और ये बढ़कर 2030 तक कितना हो जाएगा? $100 बिलियन को भी, 100 बिलियन यूएस डॉलर को भी क्रॉस कर लेगा। इट विल एक्सीड दी $100 बिलियन मार्केट इन द ईयर 2030। और कितनी है? ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 13% जो है एनुअल ग्रोथ रेट से ही ग्रो करने वाला है। क्लियर? इसके इसका पार्ट और है कि भारत में मोबाइल हैंडसेट और आईटी सेक्टर है ना, दीज आर द लीडिंग मार्केट बाय कंट्रीब्यूटिंग ओवर 75% ऑफ रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू जो आता है उसमें भी 75% हिस्सेदारी किसकी है? आईटी सेक्टर की और मोबाइल हैंडसेट की है। अच्छा, एक सेंटर बनने वाला है 3 जगहों पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, AICOE, यानी एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित उत्कृष्टता केंद्र, जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कहां बनेंगे? तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान हैज अनाउंस्ड दैट 3 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी established in 3 institutions of India to focus on different sector like agriculture, medicine as well as the sustainable cities। ये नई दिल्ली में घोषणा की। कहां कहां बनेंगे? हमारे लिए काम का है। तो पहला बनेगा एम्स दिल्ली के अंदर। कहां पर? एम्स दिल्ली के अंदर। दूसरा बनेगा IIT रोपड़ के अंदर और तीसरा बनेगा IIT कानपुर के अंदर। क्या काम होगा? एम्स दिल्ली और IIT दिल्ली, देखिए IIT दिल्ली का नाम इसमें नहीं है बट एम्स दिल्ली, दिल्ली का एम्स और दिल्ली का IIT मिलकर काम करेंगे इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा क्षेत्र में काम करेंगे। IIT रोपड़ विल वर्क इन दी एग्रीकल्चर फील्ड, कृषि क्षेत्र में काम करेगा और IIT कानपुर विल वर्क इन दी सस्टेनेबल, इन द सेक्टर ऑफ, इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल सिटी। किस प्रकार से हमारी टिकाऊ शहर बनाए? टिकाऊ शहर कौन से हुए? जिसमें कि वर्तमान की जरूरतों को ध्यान रखते हुए डिजाइन किया जाए बट भविष्य की जो आने वाली चुनौतियां हैं, जो भी हमारे डिमांड है, उनको फुलफिल कर पाए विदाउट इंपैक्टिंग आवर क्लाइमेट एज वेल एज दी एनवायरमेंट। क्लियर? So these centers will play a major role in promoting research, रिसर्च भी होगी यहाँ पर, इनोवेशन भी होगा as well as ensuring public welfare। क्लियर? ये तीनों का ऑब्जेक्टिव रहेगा। और किसके अलाइन है? तो दीज आर अलाइंड विद दी मेक AI इन इंडिया एज वेल एज मेक AI वर्क फॉर इंडिया इनिशिएटिव। यानी हम चाहते हैं कि भारत के अंदर AI बनाए, जिस प्रकार से मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, उसी प्रकार से मेक AI इन इंडिया प्रोग्राम के चलते इसी को ध्यान रखते हुए हम ये 3 सेंटर स्टेब्लिश करने वाले हैं। 2 सवाल आपके लिए हैं। पहला, 23rd मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट CHG की मीटिंग कहां हो रही है? इसके बारे में आपको आंसर पता मिल चुका होगा।
आई गेस कि पाकिस्तान के अंदर हो रही है। अब सिटी का नाम बताइएगा आपकी कहाँ हो रही है, ठीक है, कहाँ हो रही है, इसका नाम सिटी बताइएगा, किस शहर के अंदर हो रहा है। सेकंड न्यूज है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंडियन नेवीज वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन। भारतीय नेवी का, भारतीय नौसेना के लिए निम्न तीव्रता का रडार केंद्र कहाँ बनाया गया है, कहाँ स्टेब्लिश किया गया है। और आपको बताना है दोनों दोनों क्वेश्चन के आंसर। अगली क्लास के अंदर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और इन क्वेश्चन का अपने एंड पर आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए, अपने एंड पर हार्डवर्क करते रहिए। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।